हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी को हिमांशु एम पर। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं अपनी यूपीटीटी से संबंधित ईवीएस की प्रैक्टिस क्लास, जिसमें रहने वाले हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस, जो कि 30 के 30 क्वेश्चंस आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि आज हम करने वाले हैं वही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में लगातार कहीं ना कहीं पर पूछे जाते हैं। तो क्लास में बने रहिएगा और एक बार इस सेशन को सभी के पास में शेयर कर लीजिएगा। उसके बाद में शुरू करते हैं क्लास। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मक्खी और गिद्ध किस श्रेणी के प्राणी हैं? सभी को आंसर करना है। मक्खी और गिद्ध किस श्रेणी के प्राणी हैं? पहला ऑप्शन है पैरासाइट, दूसरा ऑप्शन है डिकम्पोजर और तीसरा ऑप्शन है स्कैवेंजर और जबकि चौथा ऑप्शन है ओमनीवोर। तो सभी लोग आंसर करेंगे मक्खी और गिद्ध किस श्रेणी के प्राणी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सभी को आंसर करना है। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग आंसर कीजिए, इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? मक्खी और गिद्ध जो होते हैं वो होते हैं स्कैवेंजर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कैसे होते हैं? स्कैवेंजर मीन्स होता है जो सड़े और गले पदार्थों को खाते हैं, उनको कहते हैं स्कैवेंजर। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इसका, स्कैवेंजर। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। आपको बताना है कि वो 3 प्रकार के आर कौन से हैं जो हमारे पर्यावरण को बचाते हैं। तो सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। तो बताइए वो 3 आर कौन से हैं। पहला ऑप्शन है कम उपयोग, पुनः चक्रण या फिर पुनः निर्माण। दूसरा है पुनः उपयोग, पुनः संरचना, पुनः निर्माण। तीसरा ऑप्शन है कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः निर्माण। तो फिर इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 आर का मतलब यही होता है, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः निर्माण। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसका। ट्रिपल आर का मतलब क्या होता है? कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः निर्माण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? आपको बताना है कि भारत में इनमें से कौन सा अधिनियम ऐसा है जो वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। पहला ऑप्शन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, दूसरा ऑप्शन है वन संरक्षण अधिनियम 1982, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1972, जबकि चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1959। तो सभी लोग आंसर करिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 3 का सभी को आंसर करना है। सभी लोग आंसर कीजिए, देख रहे हैं कौन कौन इनमें से कौन कौन सही आंसर कर पा रहा है इसका। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, अगर आप लोगों ने यही किया तो बिल्कुल सही हो गया होगा आपका। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्या है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। जबकि अगर बात की जाए वन संरक्षण अधिनियम की, वन संरक्षण अधिनियम जो आया था ये आया था 1982 में। तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं अगर पूछा जाए एग्जाम में, वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो आया था 1982 में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात की जाए तो 1972 सही है। पश्चिम बंगाल वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात की जाए तो 1959 भी सही, यानी कि ये सभी के सभी सही थे। लेकिन आपका जो प्रश्न में पूछा गया था कि वन्य जीवों को संरक्षण कब प्रदान किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में इनको प्रदान किया गया था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? बागवानी की बात की जाए तो बागवानी होती है हार्टिकल्चर कहलाती, क्या कहलाती है? हार्टिकल्चर कहलाती है बागवानी। तो आपको बताना है कि बागवानी के लिए कौन से प्रकार की उर्वरक उपयोगी होती है। पहला यूरिया, दूसरा है सोडियम फास्फेट और तीसरा है डीएपी, चौथा है वर्मी कंपोस्ट। तो सभी लोग आंसर कीजिए, बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? बागवानी के लिए हमेशा वर्मी कंपोस्ट जो है वो उपयोगी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, वर्मी कंपोस्ट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर कीजिए एक बार। देखते हैं कौन कौन से आंसर कर पा रहा है। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। पहला ऑप्शन है ग्रीन ओलंपियाड, दूसरा ऑप्शन है वन महोत्सव, जबकि तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण संबंधित प्रदर्शनी और चौथा ऑप्शन है पर्यावरण दिवस समारोह। तो बताइए ये जो 5वां क्वेश्चन है इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। तो सभी लोग आंसर कीजिए एक बार, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रीन ओलंपियाड। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ग्रीन ओलंपियाड। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, चिपको नारा पारिस्थितिकी की स्थायी अर्थव्यवस्था है, किसने कहा था? आपको बताना है चिपको नारा जो है या पारिस्थितिकी की स्थायी अर्थव्यवस्था है या किसने कहा था। पहला ऑप्शन है श्याम प्रसाद बहुगुणा ने, दूसरा ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा ने, तीसरा ऑप्शन है चांद प्रसाद भट्ट ने, जबकि चौथा ऑप्शन है बचनी देवी ने। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सभी लोग आंसर कीजिए एक बार, इसका कौन सा ऑप्शन है सही।
चिपको नारा पारिस्थितिकी की स्थायी अर्थव्यवस्था है, यह कहा था सुंदरलाल बहुगुणा ने। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर पर खींची है? आपको बताना है कि पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर पर खींची है। पहला ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, दूसरा ऑप्शन है कर्क रेखा, तीसरा ऑप्शन है मकर रेखा और चौथा ऑप्शन है विषुवत रेखा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सभी लोग आंसर कीजिए एक बार, क्या सही आंसर है इसमें? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसको कहते क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? सभी लोग आंसर कीजिए एक बार। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोगों को आंसर करना है। अगर आप चाहें तो ऑप्शन नंबर सी पहले काट ही दीजिए, क्योंकि भारत में इसका छिद्र नहीं है। तो आप लोग बताइए इन तीनों में से कौन सा हो जाएगा? अलास्का के ऊपर भी नहीं है। अब बताइए इन दोनों में से कौन सा हो जाएगा? आंसर करिए जल्दी जल्दी आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कहाँ पर है यह है अंटार्कटिका के ऊपर। कहाँ पर है? इसका जो छिद्र है वो कहाँ पर पता लगाया गया है? ये लगाया गया है अंटार्कटिका के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अंटार्कटिका के ऊपर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधों में किस रूप में संचित होता है? सभी लोग आंसर करिए एक बार इसका। पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधों में किस रूप में संचित होता है? ग्लूकोज के रूप में, सरल शर्करा के रूप में, या फिर ग्लूकोज अथवा सरल शर्करा के रूप में, या फिर हरे वर्णक के रूप में? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोगों को आंसर करना है। तो सभी लोग आंसर कीजिए एक बार। पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधों में किस रूप में संचित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज अथवा सरल शर्करा के रूप में संचित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं? सभी लोग आंसर कीजिए एक बार कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है बृहस्पति, दूसरा है शनि, तीसरा है शुक्र और चौथा ऑप्शन है मंगल। तो आंसर कीजिए एक बार, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहें या फिर पृथ्वी की बहन या फिर सांझ का तारा, भोर का तारा, तो ये सब किसको कहते हैं? ये कहते हैं शुक्र को। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किस देश में संरक्षित क्षेत्रों का सर्वोत्तम तंत्र है? आपको बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से ऐसा कौन सा देश है जहां पर संरक्षित क्षेत्रों का सर्वोत्तम तंत्र है? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है कोस्टा रिका और तीसरा ऑप्शन है यूएसए और चौथा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड। तो बताइए इन देशों में से किस देश में संरक्षित क्षेत्रों का सर्वोत्तम तंत्र है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, वायु दाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है बैरोमीटर, दूसरा है थर्मामीटर और तीसरा ऑप्शन है सिस्मोग्राफ, जबकि चौथा ऑप्शन है हाइड्रोमीटर। तो आंसर कीजिए सभी लोग, वायु दाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? वायु दाब मापने वाला यंत्र जाना जाता है बैरोमीटर के नाम से। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बैरोमीटर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हिरण, चीता, भालू, फीता क्रम का क्रमशः उचित क्रम क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर कीजिए। हिरण, चीता, भालू और फीता क्रम का क्रमशः उचित क्रम क्या होगा? आपको पता होना चाहिए कि फीता क्रम जो होता है ये होता है परजीवी। तो अब परजीवी सिर्फ 2 ही ऑप्शन में है, या तो पहला हो सकता है या फिर चौथा हो सकता है। तो आप लोग बताइए कि पहले और चौथे में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आंसर कीजिए एक बार। हिरण, भालू, चीता और फीता क्रमिका, अगर क्रमशः क्रम लगाया जाए तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सबसे पहले दिया गया हिरण, और आपको पता है कि हिरण हमेशा शाकाहारी होता है। तो शाकाहारी सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था, जबकि डी में नहीं है। डी में सबसे पहले सर्वाहारी दिया गया, तो ये नहीं होगा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्या हो जाएगा? पहले है शाकाहारी, फिर है मांसाहारी, फिर है सर्वाहारी, उसके बाद में है परजीवी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे एवं जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की है। आपको बताना है कि ऐसी कौन सी पुस्तक IUCN द्वारा तैयार की गई है जो संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने का कार्य करती है। तो सभी लोग आंसर करेंगे एक बार। पहला ऑप्शन है श्वेत डाटा बुक, दूसरा ऑप्शन है रेड डाटा बुक, तीसरा ऑप्शन है नील डाटा बुक और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करिए सभी लोग। IUCN के अगर कार्यालय की बात करें तो इसका कार्यालय स्विट्जरलैंड में, कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में इसका कार्यालय है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा?
इसमें हो जाएगा रेड डाटा बुक। क्या होगा? रेड डाटा बुक ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन कहाँ पर स्थित है? दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन कहाँ पर है? पहला ऑप्शन है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा ऑप्शन है नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा ऑप्शन है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और चौथा ऑप्शन है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? अगर सुंदरवन की बात की जाए तो ये कहाँ पर है, आपको बताना है सुंदरवन कहाँ पर है। तो सभी लोग आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा? दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव की अगर बात करें तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नंदा देवी और फूलों की घाटी की बात करी जाए तो यह हो जाएगा उत्तराखंड, जबकि केवलादेव और रणथंभौर मुकुंदरा हिल्स की बात की जाए तो यह हो जाएगा राजस्थान। मानस की बात करी जाए तो यह यहाँ पर हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? मानस हो गया, काजीरंगा हो गया, ये सब कहाँ पर है? ये सब हैं असम में। अगर सुंदरवन की बात करें तो यह हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? सुंदरवन की बात करें तो यह है पश्चिम बंगाल में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र जो है कहाँ पर स्थित है। आंसर कीजिए सभी लोग इसका। तो पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र जो स्थित है यह स्थित है ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, बिल्कुल सही है। कहाँ पर है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, दूसरा ऑप्शन है राजेंद्र सिंह, तीसरा ऑप्शन है पांडुरंग हेगड़े और चौथा ऑप्शन है तुलसी तुंती। तो बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। भारत में वृक्षों का आदमी कहते हैं सुंदरलाल बहुगुणा को, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सुंदरलाल बहुगुणा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है लद्दाख के लोग अपने घरों की निचली मंजिल का उपयोग किस लिए करते हैं? आपको बताना है कि लद्दाख के लोग अपने घरों की निचली मंजिल का प्रयोग किस लिए करते हैं? खाना बनाने के लिए करते हैं, या फिर मेहमानों को ठहरने के लिए करते हैं, या सामान और जीवों को रखने के लिए करते हैं। तो सभी लोग आंसर कीजिए इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। लद्दाख के लोग अपने घरों की निचली मंजिल का प्रयोग सामान और जीवों को रखने के लिए करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? आपको बताना है इनमें ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसको न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन है काली मिट्टी और दूसरा ऑप्शन है लाल मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, जबकि चौथा ऑप्शन है लेटराइट मिट्टी। तो आंसर कीजिए इन चारों में से ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसको न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, इसीलिए इस मिट्टी को सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल किस नाम से जाने जाते हैं? पहला ऑप्शन है पंपास, दूसरा ऑप्शन है डाउन्स, तीसरा ऑप्शन है स्टेपी और चौथा ऑप्शन है प्रेयरी। तो आंसर कीजिए उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान जो होते हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्या हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान जाने जाते हैं प्रेयरी नाम से, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, प्रेयरी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा है आर्गन, तीसरा है कार्बन और चौथा ऑप्शन है रेडान। तो बताइए इन चारों गैसों में से ऐसी कौन सी गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। रेडान जो है वायुमंडल में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, रेडान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 है इनमें से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? आपको बताना है नीचे दी गई चार गैसों में से ऐसी कौन सी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा है मैथेन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड। एक बार आंसर कीजिए और एक बार इस क्लास को अपने सभी साथियों तक शेयर कीजिए जल्दी जल्दी से, और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल को नए जुड़े चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए साथ में। और आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? आपको बताना है मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है। पहला ऑप्शन है कथक, दूसरा है भरतनाट्यम, तीसरा ऑप्शन है ओडिसी और चौथा ऑप्शन है कुचिपुड़ी।
तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, भरतनाट्यम हो जाएगा सही आंसर इसका, भरतनाट्यम ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में विधान परिषद है, आपको बताना है। नीचे दिए गए 4 राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा है छत्तीसगढ़ और चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। तो आंसर करिए एक बार सभी लोग, इनमें से किस राज्य में विधान परिषद है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। विधान परिषद कहाँ पर है इनमें से, तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कहाँ पर है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। आंसर कीजिए एक बार सभी लोग, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है कर्नाटक और चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़। तो आंसर कीजिए एक बार, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है। आंसर कीजिए एक बार आप लोग, क्या इसमें सही आंसर हो जाएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वह स्थित है कर्नाटक में। कहाँ पर है, कर्नाटक में। और कौन कौन से हैं आपको बताना है। तो एक हो जाएगा अंसी, एक हो जाएगा बंदीपुर, एक हो जाएगा कुद्रेमुख और एक हो जाएगा नागरहोल। ये सारे के सारे कहाँ पर हैं, ये सब हैं कर्नाटक में। अगर बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान में कौन कौन से हैं, केवलादेव, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स, ये सब है राजस्थान में। 26 है लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। आपको बताना है वह लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है हाइग्रोस्कोपिक लवण, दूसरा ऑप्शन है एनहाइड्रस लवण, जबकि तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोफिलिक लवण, जबकि चौथा ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोफोबिक लवण। तो बताइए इन चारों में से ऐसा कौन सा लवण है जो जल का अवशोषण कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर कीजिए एक बार। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, लवण जो जल का अवशोषण करता है वो कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा, हाइग्रोस्कोप लवण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के अत्यंत निकट बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है। आपको बताना है कि अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब किसी बिंब को रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा होता है। पहला ऑप्शन है वास्तविक सीधा एवं छोटा, दूसरा ऑप्शन है आभासी सीधा एवं आकर्षित, तीसरा ऑप्शन है आभासी उल्टा एवं छोटा, चौथा ऑप्शन है वास्तविक उल्टा एवं छोटा। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब हमेशा बनेगा, कैसा बनेगा, आभासी सीधा एवं आकर्षित बनता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आभासी सीधा एवं आकर्षित। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है। मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है। अमरूद का है, आम का है, आंवला का है या फिर कटहल का है। आंसर कीजिए सभी लोग, मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का सभी लोग जल्दी से आंसर कर दीजिए एक बार। मैंगीफेरा इंडिका जो वैज्ञानिक नाम है वह है आम का, किसका है, आम का नाम है मैंगीफेरा इंडिका। तो आप लोग इसको याद रखना, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। सभी लोग आंसर कीजिए, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है बीरबल साहनी को, दूसरा है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, तीसरा ऑप्शन है प्रोफेसर MOP अयंगर को, जबकि चौथा ऑप्शन है डॉक्टर V कुरियन को। तो सभी लोग बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है। पहला ऑप्शन है USA यानी अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है इंग्लैंड, तीसरा है अफ्रीका और चौथा ऑप्शन है कनाडा। तो आंसर कीजिए सभी लोग, संसदीय शासन प्रणाली भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो संसदीय शासन प्रणाली जो ली गई है भारतीय संविधान में, यह ली गई है इंग्लैंड से ली गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या हो जाएगा, इंग्लैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी आपके लिए EVS की 30 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस क्लास। तो आपको बताना है कि आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक बार सेशन को अपने सभी साथियों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। जिनको UP टेट का एग्जाम देना है 23 जनवरी को, उन सभी के पास तक इस क्लास को आपको भेजना है। तो और जितने लोग नए जुड़े हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय।